अस्सलाम वालेकुम जी। वेलकम टू डॉक्टर इमरान ऑफिशियल। आज की वीडियो में खुशामदीद। और आज की जो वीडियो है ये बहुत ही डिफरेंट है। आज की जो वीडियो है उसमें बेसिकली हम जो चीज़ डिस्कस करने जा रहे हैं वो उसको बेल्स पाल्से कहते हैं, या सिंपल वर्ड्स में फेशियल पाल्से आप कह सकते हैं, या अगर सिंपल उर्दू में कहें तो उसको लकवा कह सकते हैं। तो आज हम लकवा के ऊपर डिस्कस करेंगे जिसको बेल्स पाल्से कहते हैं। इसमें लकवा के हवाले से देखा जाए तो इसमें हम साइन एंड सिम्पटम्स को डिस्कस करेंगे कि कौन सी सिम्पटम्स हैं जिससे हमें आइडिया होगा कि वाकई ये लकवा है, बेल्स पाल्से है। और इसके कॉम्प्लिकेशंस को हम डिस्कस करेंगे, रिस्क फैक्टर्स को डिस्कस करेंगे कि कौन से रिस्क फैक्टर्स हैं, यानी कि वो कौन से लोग हैं जिनमें लकवा जो है हो सकता है। और लास्ट में हम इसका जो ट्रीटमेंट है, फिज़िकल थेरेपी एक्सरसाइज़ेस का, और उसमें मोडेलिटीज़ कौन सी यूज़ होती हैं, ये सारी हम चीज़ें आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले तो नाज़रीन अगर देखा जाए कि हम ये देखें कि लकवा है क्या है। बेसिकली इसको बेल्स पाल्से या फेशियल पाल्से कहते हैं। ये इसको बेसिकली क्या होता है? अगर देखा जाए फेशियल पाल्से को, लकवा को, तो इसको बेल्स पाल्से सबसे पहले तो इसलिए कहते हैं क्योंकि सबसे पहले इसके ऊपर जो वर्क किया वो बेल्स ने किया। एक एनाटॉमिस्ट था और बेल्स ने सबसे पहले इसके ऊपर काम किया और उसने डायग्नोज़ किया कि ये बेसिकली बेल्स के मुताबिक जो है ये फेशियल जो नर्व है उसके कंप्रेशन की वजह से होता है, जिसकी वजह से जो सिग्नल्स होते हैं जो फेस के एक्सप्रेशंस को ज़ाहिर करती है उसके ऊपर इफ़ेक्ट आता है, जिसकी वजह से ये होता है। लेकिन मोस्टली जो मेडिकल से रिलेटेड जितने भी बड़े-बड़े नाम हैं, उनमें अगर देखा जाए तो मोस्टली ने ये कहा है कि इसकी जो रीज़न है वो अननोन है। अब अगर लकवा को देखें, बेल्स पाल्से को देखें, तो उसमें क्या होता है, वन साइड ऑफ द फेस, जो फेस की एक साइड है वो ड्रॉप हो जाती है। यानी कि वो ड्रॉप क्यों होती है? क्योंकि जो मसल्स होते हैं फेस के सॉरी, जो मसल्स होते हैं फेस के वो बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो जाते हैं, जिसकी वजह से फेस की एक साइड जो है वो ड्रॉप हो जाती है। दैट्स वाई इसको हम क्या कहते हैं, लकवा कहते हैं। बेल्स पाल्से भी कह सकते हैं, फेशियल पैरालिसिस भी कह सकते हैं, फेशियल पाल्से भी कह सकते हैं, मुख्तलिफ नाम है इसके। तो अब अगर हम आते हैं इसकी सिम्पटम्स के ऊपर कि बेसिकली कौन सी सिम्पटम्स हैं जिसकी वजह से हम कह सकते हैं कि ये इस पेशेंट को लकवा है। सबसे पहली सिम्पटम तो हमारे पास ये आती है, रैपिड ऑनसेट ऑफ ड्रॉपिंग ऑफ फेस वन साइड। यानी कि जो फेस की एक साइड है वो रैपिडली ड्रॉप होती है, यानी कि उसमें इतना टाइम नहीं मिलता, पेशेंट को जज नहीं हो सकता कि ये क्या है। अचानक ही पेशेंट परेशान हो जाता है देख के कि ये क्या हो गया, फेस एक तरफ से ड्रॉप हो गया। फिर अगर सेकेंडली टाइम पे देखें, फेशियल ड्रॉप के बाद जो होता है, जो फेशियल एक्सप्रेशंस होते हैं ना, जिसमें स्माइल कह लें, जिसमें एंगर का इज़हार कह लें, जितने भी यानी कि जो फेस के एक्सप्रेशंस होते हैं वो लॉस हो जाते हैं इसमें। फेशियल एक्सप्रेशन लॉस होने के बाद तीसरे नंबर पे जो सिम्पटम्स आती है, दैट इज़ कॉल्ड ड्रॉलिंग। ड्रॉलिंग क्या है? ड्रॉलिंग बेसिकली उसको कहते हैं, सिंपल वर्ड्स में ऐसे एक्सप्रेशंस होते हैं जो बेवकूफ़ लोग जिस तरह का ज़ाहिर करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल ऐसे एक्सप्रेशन जैसे इस तरह की चीज़ें जो होती है उसको ड्रॉलिंग कहते हैं। तो फिर जो पेशेंट का जो फेस है उसकी ड्रॉलिंग हो जाती है और हमें ऐसा फ़ील होता है कि शायद पेशेंट जो है ना फुलिश के तौर पर हमें ये सारा कुछ कर रहा है, लेकिन हकीकत में ऐसा नहीं होता। उसके बाद अगली सिम्पटम्स के पास देखें तो जो बेसिकली आपका जो मैंडिबल एरिया होता है, जबड़े का जो एरिया होता है, इसमें पेन बहुत शदीद होता है और ये पेन ट्रैवल करके ईयर की बिल्कुल बैक साइड पे चला जाता है। तो ये बेसिकली यहाँ से लेकर यहाँ तक जो पेन है कंटिन्यूअस होता है। तो ये भी बेसिकली इसकी एक सिम्पटम है कि जो है ना लकवा होने लगा है या हो जाता है, दोनों प्रॉब्लम्स में ये है सिम्पटम्स है। फिर उसके बाद देखें तो हेडेक, सर दर्द, कंटिन्यूअस हेडेक हो जाती है, पेन हो जाती है सर में और बड़ी शदीद पेन होती है। ये भी एक इसकी सिम्पटम्स हैं। इसके अलावा अगर इसकी एक और सिम्पटम्स देखें तो लॉस ऑफ टेस्ट, ये बहुत बड़ी सिम्पटम है इसकी लकवा की। बेसिकली ये होता है कि जो ज़ुबान का जो टेस्ट होता है वो ख़त्म हो जाता है, यानी कि जो भी चीज़ है उसको खाएँगे तो वो टेस्ट लेस आपको लगेगी, ऐसा लगेगा कि जैसे ये कोई टेस्ट है ही नहीं इसका। तो लास्ट में अगर इसकी सिम्पटम्स देखें तो वो भी एक बड़ी सिम्पटम है। उसमें ये होता है कि फॉर एग्ज़ाम्पल टीयर्स, और जो आँसू आना है और जो सलाइवा है, जो राल मुँह में ख़ारिज होती है, इन दोनों का जो है ना चेंज आ जाता है इनमें।
फॉर एग्ज़ाम्पल चेंज कैसे आएगा? अगर एक पेशेंट है, उसकी टीयर्स कम आते हैं, तो लकवा के अगर उसको सिम्पटम्स उसके उसके टीयर्स ज़्यादा आना शुरू हो जाएँगे। एक पेशेंट है, अगर उसको सलाइवा उसका कम सिक्रीट होता है, जो चीक्स के अंदर से पानी मुँह में ख़ारिज होता है, तो उसका ज़्यादा होना शुरू हो जाएगा, और अगर किसी का ज़्यादा है ये चीज़ें, तो वो कम हो जाएँगी। तो ये बेसिकली इसकी सिम्पटम्स में आता है। अब जो अगली चीज़ है, इसमें जो सेकंड नंबर पे हम डिस्कस करने जा रहे हैं, वो एक कॉम्प्लिकेशंस हैं। यानी कि कौन से लोग होते हैं जिनमें रिस्क फैक्टर बहुत ज़्यादा होता है लकवा का। उसमें रिस्क फैक्टर में देखें तो सबसे पहले अगर हम प्रेगनेंसी को डिस्कस करें, कि जो फीमेल्स के अंदर अगर देखा जाए, तो जो थर्ड ट्राइमेस्टर होता है, उसमें बहुत ज़्यादा चांस होते हैं कि इसमें लकवा हो सकता है पेशेंट को। या फिर जो फर्स्ट स्टेज होती है, बेबी बर्थ के बाद जो फर्स्ट वीक होता है, उसमें भी चांसेस बढ़ जाते हैं ऐसे पेशेंट्स में लकवा के। फिर अगर उसके बाद देखा जाए सेकंड पे, अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन। ऐसे लोग जिनका मुसलसल तवातर के साथ जो है ना, जो अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट है इन्फेक्शन हो, यानी कि उसको फ्लू हर वक्त रहता हो, कोल्डनेस, नज़ला ज़ुकाम हर वक्त थ्रू आउट द ईयर उसको रहता हो, तो ऐसे पेशेंट में भी जो चांसेस होते हैं लकवा के, वो बहुत ज़्यादा होते हैं। फिर उसके बाद अगला देखें तो डायबिटीज़। अगर किसी को शुगर है, तो शुगर की वजह से भी प्रॉब्लम बढ़ सकता है, शुगर की वजह से भी जो है ना ये कॉम्प्लिकेशंस में आ सकता है। रिस्क फैक्टर्स में एक बहुत बड़ा रिस्क फैक्टर है। और शुगर के बाद फिर अगर देखा जाए, तो हाई ब्लड प्रेशर इज़ अनदर बिग रिस्क फैक्टर। तो अगर ब्लड प्रेशर बहुत ज़्यादा है, तो ऐसे पेशेंट्स में भी जो है बेल्स पाल्सी हो सकता है। फिर उसके बाद लास्ट में अगर हम देखें, तो ओबेसिटी हमारे पास आ जाता है। ओबेसिटी, मोटापा इटसेल्फ एक बीमारी है। मोटापा जो है, वो जब वो बहुत ज़्यादा हो जाता है, तो कॉम्प्लिकेशंस तो ऑलरेडी वो पैदा करते ही है बाकी बॉडी की चेंजेस के अंदर, लेकिन लकवा में भी उसका इंपॉर्टेंट रोल हो जाता है, और फिर ऐसे पेशेंट्स को बेल्स पाल्सी भी हो सकता है। ये तो आ गई हमारे पास साइन एंड सिम्टम्स, और कॉम्प्लिकेशंस हमारे पास आ गई। अब हम लास्ट में जो डिस्कस करने जा रहे हैं वो इसमें फिजिकल थेरेपी ट्रीटमेंट डिस्कस करने जा रहे हैं। देखिए, एक चीज़ याद रखिएगा, जो बेल्स पाल्सी लकवा है, लकवा का पेशेंट अगर सडनली ऑन द सेट जैसे ही अटैक होता है, उसके फ़ौरन बाद अगर फिजिकल थेरेपी एक्सरसाइजेज शुरू कर देगा, और या फिर वो फिजियोथेरेपिस्ट हायर कर लेगा कोई, तो डेफिनेटली विद इन 3 4 5 6 डेज़, यानी मैक्सिमम लें तो 1 वीक होगा। 1 वीक के अंदर उसके फेशियल एक्सप्रेशंस वापस आ जाएंगे सारे, और वो रिकवर हो सकता है। लेकिन ऐसे पेशेंट्स भी देखे हैं जो लॉन्ग टर्म चले जाते हैं। भाई, ये कैसे ऐसे पेशेंट्स भी हैं जो जिनको साल-साल हो गया लकवा हुआ है, और फिर उनका जो फेशियल एक्सप्रेशंस है, वही फेस ड्रॉप होता है एक साइड पे। उसकी रीज़न क्या होती है कि वो बेसिकली तवज्जो नहीं देते अपने ऊपर। वो समझते हैं कि शायद ठीक हो जाएगा, खुद ब खुद ठीक हो जाएगा, लेकिन कोई गाइड करने वाला नहीं होता, जिसकी वजह से प्रॉब्लम सीवियर होता जाता है। और एक वक़्त ऐसा आता है कि वो फिर इवन ये कि फिज़िकल थेरेपी अगर एक्सरसाइज़ हों भी, तो उसका इतना फ़ायदा नहीं फिर रहता है। अब हम देखें एक्सरसाइज़ेज़ के तौर पर, अगर हम देखें, तो एक्सरसाइज़ के तौर पर सबसे पहले नंबर पे हमारे जो आता है आईब्रो एक्सरसाइज़ आती है। यानी कि ये बेसिकली लेट्स सपोज़ कि फेस का एरिया ड्रॉप हुआ है, तो डेफ़िनेटली पूरा एरिया ड्रॉप होगा। तो अगर हम ये जो हमारी इंडेक्स फिंगर है, इसको रख के, इसको आईब्रोज़ को ये वाली एक्सरसाइज़ देंगे, तो डेफ़िनेटली इसके लिए एक अच्छा इफ़ेक्ट आएगा। फिर इसकी सेकंड एक्सरसाइज़ जो आईब्रोज़ की है, फॉर एग्ज़ाम्पल मिरर के आगे आप खड़े हैं, शीशे के आगे, तो उसको आप जस्ट आपने मूव करना है आईब्रो को, लाइक दिस, तो ये दोनों हो जाएंगी। तो ये एक्सरसाइज आईब्रोज़ की है, ये बेसिकली आपके आईब्रोज़ की जो मसल है आसपास, उनको एक्टिवेट करेगी। बेसिकली जो है फेशियल एक्सप्रेशंस लॉस होते हैं, और उन फेशियल एक्सप्रेशंस को हमने वापस लाना है, वो एक्सरसाइजेज के थ्रू ही हम वापस ला सकते हैं। फिर उसके बाद सेकंड नंबर पे हमारे पास देखें, तो लिप्स एक्सरसाइजेज आ जाती है। लिप एक्सरसाइजेज में जैसे विसल बजाना है, ये विसल जैसे बजाते हैं, ये कर देना है। और लास्ट में उसके बाद फिर आता है पकर योर लिप्स। पकर योर लिप्स क्या होता है, जैसे हम बाज़ का जैसे ये जो बेसिकली पकरिंग ऑफ लिप्स कहलाता है। तो इसके बाद फिर जो आपके पास एक और एक्सरसाइज आ जाती है, उसमें गुब्बारे फुलाना। जैसे ये कि अगर बैलून्स हैं, तो बैलून्स में आप हवा भरेंगे, तो उससे भी जो चीक्स के मसल्स हैं, उनके ऊपर अच्छा इफ़ेक्ट आएगा। फिर इसी तरह पफ बनाना चीक्स का, ये बेसिकली एक्सरसाइज है। और इसमें ज़्यादा जो इफ़ेक्ट आएगा, वो अच्छा इफ़ेक्ट कब आएगा, जब इसको लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए विद फुल पावर, पूरी पावर के साथ आप करेंगे।
और ये 5 टू 10 सेकंड तक आप इसको होल्ड रखेंगे ताकि जब आप छोड़ें तो आपको सांस चढ़ जाए। तो ये सबसे ज़्यादा इफ़ेक्टिव वे होगा इसका कि उसमें जितने भी जो फेस के मसल्स हैं वो सारे अच्छा काम करेंगे। और इसके बाद फिर हम आ जाते हैं डीप ब्रीथ, एक और अच्छी एक्सरसाइज है। डीप ब्रीथ यानी कि सांस, गहरा सांस जब आप लेते हैं तो ये बेसिकली आपकी फेस, नेक और चेस्ट सब के सब मसल्स इसमें रिलैक्स होते हैं और उसका भी एक अच्छा इफेक्ट इसके ऊपर आता है। फिर उसके बाद हमारे देखें तो आई एक्सरसाइजेज, नेक और चिन एक्सरसाइजेज आ जाती हैं। आई एक्सरसाइजेज में मीन ये कि आपके इस मिरर के आगे खड़े होके इस तरफ देखना, फिर इस तरफ देखना, ये सारी एक्सरसाइज आ जाती हैं। फिर इस तरह चीक्स को अगर देखें तो राउंड में आपने लाइक दिस ऐसे ऐसे घुमाना है ये करके। तो ये एक अच्छी एक्सरसाइज़ है। फिर इसके अलावा मोस्टली लोग कहते हैं कि जैसे बबल गम है वो च्यू करें, तो ठीक है, वो भी एक अच्छी एक्सरसाइज़ है, लेकिन एज़ सच उसका हमें एडवांटेज नहीं होता। बेसिकली हमें जब हम चीज़ खा रहे हो, यूज़ कर रहे हो तो उसमें न्यूट्रिशंस भी तो होनी चाहिए ना। अब न्यूट्रिशंस क्या होगी उसमें, फॉर एग्ज़ाम्पल उसकी जगह हम यूज़ कर लें, एप्पल खा लें, सेब खा लें, हमें फ़ायदा भी पहुँचाएगा और उससे जो दाँतों की वो च्यूइंग पावर है वो भी अच्छी होगी और उसके जितने मसल्स हैं चीक्स के वो भी उसमें सारे के सारे इन्वॉल्व होंगे और डेफ़िनेटली हमें वो न्यूट्रिशंस भी देगी और एक्सरसाइजेज़ में भी हेल्प करेगी। एज़ कम्पेयर टू अगर आप बबल की तरफ जाएँ तो डेफ़िनेटली उससे न्यूट्रिशंस तो हमें मिलना कोई नहीं है, लेकिन एक्सरसाइजेज़ किसी हद तक हो जाएँगी। फिर उसके बाद लास्ट टाइम नेक एक्सरसाइज़ आ जाती हैं। नेक एक्सरसाइज़ में आप जैसे ऐसे सर की तरफ देखना, फिर नीचे ऐसे लगना कि आपकी जो चिन है ये यहाँ पे टच हो लाइक दिस, और ये सारी एक्सरसाइजेज़ इसमें आती हैं। तो ये जो सारी एक्सरसाइजेज़ हैं ये आप अगर कोई पेशेंट ऐसा है जो जिसको ताज़ा-ताज़ा लकवा का अटैक हुआ है या ऐसा कोई पुराना भी है, तो अगर ये एक्सरसाइजेज़ घर पे भी करेगा तो डेफ़िनेटली उसका एक अच्छा इफ़ेक्ट आएगा। अब लास्ट में हम इसके डिस्कस कर लेते हैं मोडेलिटीज़। बेसिकली इसमें मोडेलिटीज़ कौन-सी यूज़ होती हैं? फिज़ियोथेरेपी में मोडेलिटीज़ उन चीज़ों को कहते हैं जो बेसिकली इक्विपमेंट होता है, मशीन्स होती हैं, जिसको हम यूज़ करके एक अच्छा रिज़ल्ट गेन कर सकते हैं। अब देखें, सबसे पहले मोडेलिटीज़ को देखें तो हमारे पास इंफ्रारेड आ जाती है, इंफ्रारेड रेज़ आ जाती हैं। वो मोस्ट कॉमनली ईज़िली बाज़ार में अवेलेबल होती हैं। फिज़ियोथेरेपिस्ट भी आप हायर करते हैं इसके लिए। लेकिन अगर आप फिज़ियो प्रॉपर हायर कर लेंगे तो उसका एक अलग बेनिफिट है। वो एक प्रॉपर प्रोफ़ेशनल वे से एक्सरसाइज़ेज़ को लेके चलता है तो डेफ़िनेटली उसका रिज़ल्ट बहुत अच्छा मिलेगा। तो उसमें ये है कि सबसे पहले जो जितना भी ये एरिया है उसको हीट देंगे, आँखें पेशेंट की बंद करा देनी है, क्योंकि अगर आँखें पेशेंट की खुली होंगी और आप हीट दे रहे होंगे तो इंफ्रारेड बेसिकली आई साइट को भी इफ़ेक्ट करती है, तो वो एक बुरा इंप्रेशन हो जाएगा। तो दैट्स व्हाई पेशेंट की आँख कैसे बंद करा के तो आपने इस सारे एरिया को इंफ्रारेड देनी है और जब इंफ्रारेड देंगे तो ब्लड की जो सर्कुलेशन है वो इस एरिया में अच्छी हो जाएगी। अब इंफ्रारेड के बाद हम आ जाते हैं जो फेशियल मसाजर है। अब तो मार्केट में अच्छे से अच्छा मसाजर आ गया। पहले प्लेन मसाजर होते थे, उनकी वाइब्रेशंस भी इतनी सही नहीं होती, लेकिन अब जो फेशियल गन मसाजर आए हैं तो उनमें पावर भी अच्छी होती है और वो काम भी बहुत अच्छा करते हैं। तो वो यूज़ कर सकते हैं आप जितने भी जो चीक मसल्स हैं इनको एक्टिव करने के लिए। और तीसरे नंबर पे जो एक्सरसाइज़ सारी कराने के बाद ये 2 मोडेलिटीज़ यूज़ की, तीसरे नंबर पे जो यूज़ कर सकते हैं वो टेंस मशीन यूज़ कर सकते हैं। टेंस मशीन्स बेसिकली क्या है, नर्व्स की मशीन है, जिसको हम ट्रांसक्यूटेनियस नर्व स्टिमुलेटर बोलते हैं। तो टेंस मशीन जो है ना बेसिकली उसका जो लगाएँगे उसको यूज़ करेंगे बिल्कुल यहाँ मिडल पे, यानी कि ये जो एरिया आपका फेस का है, ये मिडल पार्ट ऑफ द फेस है और यहाँ से बेसिकली फेशियल नर्व पास हो रही होती है और फेशियल नर्व की बेसिकली अकॉर्डिंग टू द बेल्स जो है वो क्या है, फेशियल नर्व जो है वो कंप्रेस होने की वजह से बेल पास से होता है। तो वो अगर यहाँ पे टेंस मशीन लगाएँगे तो उसका ये होगा कि वो बेसिकली स्टिमुलेट ही फेशियल नर्व को करेगी। जब वो स्टिमुलेट ही फेशियल नर्व को करेगी तो डेफ़िनेटली एक अच्छा इफ़ेक्ट आएगा उसके ऊपर। तो उस तरह भी रिकवरी के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। तो ये था आज का टॉपिक। उम्मीद है आपको पसंद आया होगा और आपको जो भी इन्फॉर्मेशन रिक्वायर्ड एक इसके लिए होती थी वो सारी की सारी मैंने दे दी है। और इसके आपने इसके ऊपर अगर कोई इन केस कोई पेशेंट है फैमिली में या आउट ऑफ फैमिली है, कोई भी है, तो उसको आप ईज़िली गाइड कर सकते हैं कि अगर फेशियल पैरालिसिस हो या लकवा हो तो उसमें कैसे उसको हैंडल किया जाना चाहिए। ये विदाउट मेडिकेशन ये ट्रीटमेंट है, इसमें आप मेडिसिन भी नहीं लें और जस्ट आप एक्सरसाइजेज़ के ऊपर जाएँ, गो थ्रू करें तो एक अच्छा रिज़ल्ट मिल सकता है आपको। कल इंशाल्लाह एक नए टॉपिक के साथ हाज़िर होंगे, तब तक के लिए इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़, जज़ाकल्लाह।